एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 6 जो कि ज्योग्राफी में होता है। ऑफिशियली ये ज्योग्राफी का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो हम लोग इंडस्ट्री के नाम पे मतलब सेक्टर्स के नाम पे इकोनॉमी का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और हम लोग को पता था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर का एक पार्ट होता है। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग वाला सेकेंडरी सेक्टर में होता है। और ये क्या करता है, ये इनका प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स आते थे उनको यूज करके कुछ गुड्स बनाता है। और एक बार गुड्स बन गए तो उसको मार्केट में पहुंचाना और रिलेटेड सर्विस देने के लिए टर्शियरी सेक्टर भी अपना डेवलप होता है, जैसे सर्विसेज देना, ट्रांसपोर्टेशन कराना। क्लियर? ठीक है, तो हमारा टर्शियरी सेक्टर भी इसलिए डेवलप हो रहा होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चलो पढ़ते हैं। यहां पे एक दिया हुआ है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में क्या समझाया हुआ है? इस पैराग्राफ में यह समझाया हुआ है कि एक बच्चा भाई दिवाली के ओकेजन पे मार्केट गया, और मार्केट गया तो वो बहुत ज्यादा, मार्केट जाने के बाद उसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई मार्केट में तो बहुत सारे गुड्स बिक रहे हैं, और ये जो गुड्स है वो बल्क में बिक रहे हैं। किस में बिक रहे हैं? बल्क में। उसने अपने पापा से पूछ डाला कि ये जो बल्क में है, ये जो बल्क में है ये हो कैसे रहा है, बल्क में प्रोडक्शन हो कैसे रहा आखिर? तो उनके पापा ने बोला कि भाई ये जो है मशीन से होता है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज इंडस्ट्रीज मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज। ये लोग बल्क में प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आइटम्स लाइक दिया। बोला दिया हुआ सर कहाँ से आता है पापा? तो दिया हुआ आता है अपना कहाँ से? लोकल वाले लोग बनाते हैं। हम लोग को भी पता है भाई, लोकल वाले लोग दिया हुआ बना रहे होते हैं इंडिया में भी, और लोकल वाले काफी सही काम कर रहे होते हैं इस रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़े, मेन मुद्दे पे आते हैं, ज्यादा टाइम ताकि हमारा वेस्ट नहीं हो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सबसे शुरुआत में ही डिफिनेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा गया था, सवाल पूछा था कि भैया इतने बल्क में, पापा से पूछा कि पापा इतने बल्क में चीज़ें कहाँ से बना? तो उन्होंने बोला मशीन से बना। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा लोकल वाला इंडस्ट्रीज भी, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी बनाती है, दिया हुआ। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कीवर्ड्स क्या है? गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा कीवर्ड क्या है? लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहां से आता था? 1 डिग्री वाले सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन क्लियर है। अब आगे चलते हैं। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड? तो भाई ये बोल रहा है कि आपको पता है क्या, पेपर पता है किससे बनता है? वुड से बनता है। रॉ मटेरियल इज वुड। ठीक है, फिर और एग्जांपल देगा। शुगर पता है किससे बनता है? शुगर केन से। शुगर केन का कल्टीवेशन हम लोग देखें ज्योग्राफी में। शुगर केन एक पूरा प्लांटेशन या कमर्शियल फार्मिंग होता है। आयरन स्टील किससे बनता है? आयरन से। आयरन हम लोग को पता है भाई, साइंस में ये होता है, आयरन स्टील इनसे बनता है। फिर हम लोग को पता है एल्यूमिनियम जो है वो किससे निकाल लेंगे? हम लोग माइनिंग करके पहले निकालते हैं क्या? बॉक्साइट। हम लोग को पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में बॉक्साइट काफी मिलता है, इससे फिर अल्टीमेटली हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। डू यू नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कैसे निकालते हैं मेटल्स को, है ना? मिनरल से मेटल्स को कैसे निकालते हैं? हम लोग पढ़े थे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम यार्न। अब यार्न से क्लोथ्स बनता है कि नहीं बनता है? फॉर एग्जांपल कॉटन। कॉटन क्या होता है? पेड़ में बनता है। पेड़ में क्या बनाते हैं? फिर थ्रेड बना लेते हैं कॉटन का, और थ्रेड से फिर क्या बनाते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स बनता है, जो हम लोग मार्केट में जाके खरीदते हैं। कपड़े का बाजार तो बहुत बड़ा है ना? पहले 3 ही चीज को इंपॉर्टेंट मानते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। अब किसको मानते हैं? सेलफोन और लैपटॉप। ठीक है, ऑब्वियसली विद इंटरनेट कनेक्शन। तो पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। हो गया, फिर से आ गया, प्राइमरी को फिनिश गुड में बनाता है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील, कार, ब्रेवरीज। ओ ब्रेवरीज, ब्रेवरीज क्या होता है बाबा? कभी सुने हो? कभी सुने हो? हाँ जी, बियर बनाने के काम आता है ना? बियर का फैक्ट्री है ये एक तरह का। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अभी बात किए थे। बेकरीज, ये सारा क्या है? रॉ मटेरियल। बेकरी, बेकरी में याद है क्या यूज होता था? क्या यूज होता था? अरे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक रॉ मटेरियल हुआ जिससे केक बनाएंगे, बड़ा सुंदर सुंदर दिखेगा, फ्लफी फ्लफी। वो CO2 के कारण होता है, हम लोग को पता है, और खाने में काफी टेस्टी लगेगा। ये सारे इस कैटेगरी, लेकिन इंसान तो लगेगा ना, सबको जॉब मिलेगा। समझ रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में कितना जॉब है? काफी जॉब है, सब लोग काम कर रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहा है। ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब उसके बाद, अब केक का दुकान वाला खोल लिया दुकान, अब उसको तो एम्प्लॉयमेंट मिला ना, उस दुकान में फिर 4 लोग को स्टाफ की तरह रखा, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिला। तो मैन्युफैक्चरिंग बोलता है प्राइमरी सेक्टर भी जोड़ता है, डेवलप कराता है, और टर्शरी सेक्टर भी डेवलप कराता है। मैन्युफैक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। इन द चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग बोला, लेकिन प्राइमरी और टर्शरी ज्यादा नहीं करना है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का बात करेंगे विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी एक स्कीम लाए थे, पता है क्या लाए थे? मेक इन इंडिया। कहां बढ़ाओ? भारत में बनाओ। इसी का 1900 एंड
कब? 1922-23 के अराउंड, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना फेल हो गया था, तो गांधी जी ने हम सबको क्या बोला था, है ना, उसके पहले ही बोल दिया था वैसे तो, चरखा चलाने को, याद है? चरखा से क्या बोला था? अपना कपड़ा खुद बनाओ, याद है? चरखा फेमस है गांधी जी का। और उसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं बंगाल पार्टीशन वगैरह में स्वदेशी मूवमेंट, अपने देश का यूज करो, बाहर का बॉयकॉट करो, अपना देश में मैन्युफैक्चर करो, है ना। तो ये सारा रिलेटेड चीजें सब मैन्युफैक्चरिंग, सोचो मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग जितना डेवलप होगा उससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता चलता है। अब देखो आ गया नाम, कौन आ गया? चाइना, बिग ब्रदर बना हुआ है इस पूरे इलाके का, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है आज फोन जो जिसके हाथ में जो फोन है, कौन सा? वीवो, वन प्लस, है ना, शायोमी, एमआई, ठीक है, एमआई का ही है शायोमी, और ओप्पो, ये सारे कौन है? ये सारे के सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, सारे के सारे, ठीक है। पूरा मार्केट हमारा फ्लड कर दिया इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का नाम पे। एक एक फोन बेचते हैं 20-20 हजार, 25-25 हजार में, क्या है, छोटा सा तो चीज है ना। हम लोग यहाँ दिया बना बना के परेशान है, कितना दिया बेच देंगे तब जाके 25 हजार आएगा, समझते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। बोलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है? डेवलपमेंट का बैकबोन है। चलो थोड़ा जूम करके इसको पढ़ते हैं थोड़ा, है ना, फॉर बेटर क्लैरिटी अपन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। Wait a minute, just wait a minute. Okay, fine. This looks fine. हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछा, पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर, मेनली बिकॉज, तो बोलता है कि पूरा पूरा डेवलपमेंट अगर देश का कहाँ जा रहा है, जनरल सेंस में बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पता चलता है। और इकोनॉमी मतलब फिनांस, तो बोला सर और कौन सा होता है डेवलपमेंट? अरे होता है भाई, और कौन सा डेवलपमेंट होता है सर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो वो सब कुछ थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग से नाप सकते हैं, लेकिन बोलता है उन सब से, इन सब का रिलेशन है भाई। इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही पूरा ये सब कुछ चला रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ने का रीजन है मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो रहा होगा, बहुत जॉब मिल रहे होंगे, बहुत पैसा आ रहा है लोगों को। और इकोनॉमी का तो है, इकोनॉमी तो डायरेक्ट पैसा तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में। देख लो कितना पैसा डेवलप हो रहा है, लोग देख लेगा पूरा जीडीपी में कितना है। तो जीडीपी तो एक इकोनॉमिक वाला डेवलपमेंट नापने का पैरामीटर है ही, हम लोग को ये सब पता है इकोनॉमिक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि मैन्युफैक्चरिंग भाई इन जनरल पूरा डेवलपमेंट बताता है, इन पार्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताता है, कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का। तो एक एक करके पॉइंट देखते हैं। नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करता, क्यों? मैन्युफैक्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर का भी भला होगा। जैसे अभी हम लोग शुगर बना रहे थे सुगन केन से, कपड़ा बना रहे थे कॉटन से, है ना, तो एग्रीकल्चर का भला होगा, एग्रीकल्चर वाला का रॉ मटेरियल का पैसा बढ़ेगा, है ना, फार्मर्स को ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो हाईटेक मशीन्स खरीदेंगे, मशीन्स फिर डेवलप होने लगेगा इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगा, सब कुछ एक साइकिल है। विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, सबको पता है यार एग्रीकल्चर बैकबोन है ना। 60% से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल एंड एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मुनिया, है ना, मुनिया एक लड़की है गांव की, उसके जो पापा है वो एग्रीकल्चर करते थे, ठीक करते थे, अच्छी बात है। लेकिन मान लो आ गया फ्लड, उनका तो पूरा गया, उस सीजन पूरा खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। तो उन लोग को बता, प्लस कुछ ऐसे सीजन भी आते हैं, जायद वगैरह सीजन आते हैं जिसमें ज्यादा एग्रीकल्चर करना नहीं होता है। उस समय वो करेंगे क्या? अगर जॉब नहीं है उनके गांव में, आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं है, काम नहीं करने को कुछ है, करेंगे क्या? तो फैक्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, है ना। तो हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल एग्रीकल्चर इनकम पे कम करेगा, है ना, कि एक फ्लड आया बेचारा खुदकुशी करना पड़ता है, कितने सारे फार्मर्स का हमने सुने इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज बैकबोन, एग्रीकल्चर को डेवलप कराएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एग्रीकल्चर को डेवलप कराएगा, एग्रीकल्चर इनकम का सब्स्टिट्यूट कराएगा। सेकंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तभी अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, पॉवर्टी हटेगा। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। हम लोग देखे पीएसयू खोले थे हम लोग शुरू में, कौन सा पीएसयू भाई? घेल, गेल, भेल, है ना, और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये तो एकदम ट्राइबल एरिया में, ये तो झारखंड में, यहाँ पे बोला है देखो, दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? पब्लिक प्लस प्राइवेट मिल करके खोल रहा है अगर तो। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है? बोलते हैं वेस्ट वाले इंडिया बहुत डेवलप है और ईस्ट वाले इंडिया के लोग जो है बहुत गरीब है, उनके फार्मर्स भी जो है हालत खराब रहता है। बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया, तो अभी बताया सेल झारखंड में, ठीक है। वैसे हमारे पास ओएनजीसी है, ओएनजीसी का एक विदेश वाला आम है, ये तो बहुत प्रॉफिटेबल चलता था, ठीक है, अनटिल लेटली, ठीक है। अब थोड़ा सा बोल रहे हैं इसका भी दिक्कत है, बट हाँ ओएनजीसी विदेश काफी सही चलता था, ये लोग काफी कमाई करके लाते हैं इंडिया के लिए, बाहर में भी जाके एक्सप्लोरेशन करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है।
एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट देख रहे हो, क्या बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। सेकंड वाला को मेन हम लोग किस में डाल सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डेवलपमेंट होगा, रीजनल डिस्पैरिटी हटेगा। डिस्पैरिटी हटने का मतलब कि भैया डिफरेंसेस नहीं होंगे, वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया दोनों एक साथ चल रहा होगा, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया सब एक साथ चल रहा होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आता है, कहा है भैया हम अपना कपड़ा बेचेंगे यूएस वाला, यूएस वाला हमको क्या देगा, डॉलर देगा, फिर यूएस वाला जो हम लोग को डॉलर देगा उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उससे अपना ऑयल खरीद लेंगे भाई। और दूसरा प्रेम, भारत वाला का सबसे ज्यादा पैसा जाता है एक तो क्रूड ऑयल में, दूसरा प्रेम पता है क्या है, गोल्ड। गोल्ड में बहुत पैसा खर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों के लिए डॉलर चाहिए ना, अब लोग खरीदना तो छोड़ेगा नहीं, तो भारत गवर्नमेंट क्या करेगा, डॉलर फिर किसी से उधार लेगा, फॉरेन बैंकों से, आईएमएफ वगैरह से। तो दिक्कत हो रहा है ना भाई, ऐसे दिक्कत हो जाता है, कितने दिन तक ये लोग लोन देते रहेगा, उसमें चार्ज करते रहेगा सब कुछ, है ना, इंटरेस्ट। तो डॉलर कमाई का जरिया क्या है, एक्सपोर्ट, और कोई जरिया नहीं है हमारे पास। वही डॉलर यूज करेंगे हम लोग यूएस और बाकी कंट्री से खरीदने के लिए चीजें। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। एक तो हायर वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल कॉटन का दाम होगा रुपीज सपोज 100 रुपया पर केजी, है ना, लेकिन इस 1 केजी कपड़े में, एक केजी कॉटन से कम 5 कपड़ा बन जाएगा 100 रुपया वाला, दाम 100 से कितना हो गया, 500 रुपया होगा, वैल्यू बढ़ा। यही तुम 100 रुपया वाला कॉटन अपने इंडिया में उगाते हो और 500 रुपया बाहर से खरीद लेते थे, याद है कब कब, जब अंग्रेजी युग चल रहा था, है ना, इंग्लिश वालों का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 1850 से 1900 के बीच में, बोला जाता है इंडिया का तो पतन हो गया था, खतरनाक पतन हुआ था। क्यों, इन लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर लिया था, सारा जूट और कॉटन यहां से ले जाता था और फिनिश गुड लाके हमें मार्केट में बेचता था, हमारे मार्केट में हमारी हालत खराब हो रखी थी। तो वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेरस, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ डेवलप नहीं करना है, डाइवर्सिफाई भी करना है, कि कॉटन भी डेवलप हो रहा है, शुगर इंडस्ट्री भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, और भी सारे हो रहे हैं, वुड इंडस्ट्री भी डेवलप हो रहा है, फोन इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। भाई अपने इंडिया का फोन बने तो कितना सही रहे, 25-25 हजार रुपया का एक फोन होता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, बोला एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग चलता है। एग्रीकल्चर अभी हम लोग देख लिया ना, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर को फायदा होता है। दे मूव हैंड इन हैंड, फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एग्रो इंडस्ट्री क्या होता है, जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जो चीजें प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको यूज करके वो मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ और, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, शुगर केन से शुगर बन रहा था। have given a major boost to agriculture. Agro industry in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इन लोग बूस्ट किया। फॉर एग्जांपल इंडिया का शुगर इंडस्ट्री अच्छा खासा चलता है, मस्त चलता है, ज्यादा हम लोग को इम्पोर्ट का टेंशन नहीं है। दे डिपेंड ऑन द लैटर फॉर, लेकिन ये डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना। मान लो एग्रीकल्चर में शुगर केन का फसल ही खराब हो गया, शुगर इंडस्ट्री ठप हो जाएगा। द डिपेंड ऑन द लैटर फॉर, लेटर वाले पे क्या डिपेंड करता है, फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा टू फार्मर्स। एग्रीकल्चर से एक और क्या है, दूसरे वाले लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये सारे चीजें, वो फिर किसको बेचेंगे, एग्रीकल्चर वालों को बेचेंगे, लेकिन इन लोग पास पैसा नहीं होगा तो ये लोग खरीदेगा नहीं, तो इसका भी पतन, इसका भी पतन, ये वाला जो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है उससे रिलेटेड जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसका भी पतन। ठीक है, तो सारा एग्रो बेस्ड में आता है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made, एक मिनट, है ना, एक मिनट, just a minute, their production, but also made the production process very efficient. In the present day world of globalization, globalization क्या होता है कि भैया कोई भी कहीं पे आके बिजनेस कर सकता है ना, वॉलमार्ट इंडिया में आ सकता है, अमेजॉन आ सकता है, वॉलमार्ट तो छोड़ो, अमेजॉन आ रहा है इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया वाले कहीं जाकर बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो का फॉरेन आर्म भी खुला हुआ है, ठीक है, और भी काफी सारे इंडिया के कंपनीज है जिसके फॉरेन आर्म्स भी है, पेटीएम भी फॉरेन में भी करता है। In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. Self sufficiency alone is not enough. Self sufficiency मतलब अंदर अंदर अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, अरे भैया एक्सपोर्ट भी तो करो, बाहर वालों को भी दो, बाहर वालों को भी डिपेंडेंट बना दो, है ना, और कुछ चीजें बाहर से भी ले आओ जो भैया हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा, क्या कर सकते हैं, तेल हमारे यहाँ निकलेगा नहीं तो क्या कर लेंगे। और मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी। सबसे पहले तो क्वालिटी में पार होना चाहिए। क्या हमारे यहाँ जो सेलफोन बनता है वो इंडियंस भी यूज करता है, इंडियंस भी यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, एट पार नहीं है हमारा प्रोडक्ट।
with those in the international market. Only then we will be able to compete in the international market. तो देखो भाई बहुत साधारण से भाषा में बोल दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो आप तभी compete कर पाएंगे ना जब आपका गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में competitive हो. अगर वो competitive नहीं है तो तब तो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तब तो ऐसे भी नहीं कर सकते. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम पे देखते हैं अब इनका क्या है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होता है भैया कि इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो पूरा इंडिया का पैसा बढ़ेगा, और इंडिया का पैसा बढ़ेगा तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और आ जाएगा पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा देखे थे ना क्या था, हर पर्सन का कितना पैसा कमाई हो रहा है भाई पर महीना पर मंथ. तो देखते हैं ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, 2 डिकेड मतलब 20 साल में द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्टैग्नेटेड. अरे बाबा अच्छा खबर नहीं है. 100 में से 17% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से है. इसको बढ़ाने के पीछे बहुत दिन से हम लोग का सोच चल रहा है. अभी मेक इन इंडिया आया था, एक सबूत है भाई. हम लोग बड़ा टेंशन है इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए, है ना. मोबाइल फोन, सेल फोन, लैपटॉप्स, कोई कंपनीज हमारे नहीं है. टेक वाला तो हमारा हालत ही खराब किया हुआ है. तो आउट ऑफ द टोटल 27% for the industry which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. ठीक है, तो बोलता है 17% पे एक तो मैन्युफैक्चरिंग बैठा हुआ है और पूरा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, पूरा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 17 है और पूरा इंडस्ट्री का कितना है 27%. अब 27% में और कौन सा इंडस्ट्री है भाई 10% में. तो 10% में हम लोग इसको भी इंडस्ट्री में गिर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोडक्शन जो हो रहा है हमारे यहाँ, क्वेरिंग, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में नहीं होता है, बट ये वाला भी हम लोग इंडस्ट्री वाले में गिन लेते हैं कि हाँ ठीक है इंडस्ट्री का पार्ट है ये. ठीक है, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो टोटल इंडस्ट्री का कितना है भैया कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 27%. क्लियर, टोटल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है 27%. उसमें से हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कितना है सिर्फ 17% जीडीपी में. दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशिया इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35. ईस्ट एशिया कौन सा भैया, ईस्ट एशिया ये जो इंडोनेशिया जो है, ठीक है, वियतनाम, ये लोग बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है, बहुत जबरदस्त. ये लोग कॉम्पिटिटिव हो गया है और ये लोग ईस्ट एशिया का एसोसिएशन भी बना दिया है और मिलजुल के बजा के सामान बेचता है बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज को. तो एकजुटता में वो लोग, यूनिटी स्ट्रेंथ चल रहा है उन लोग का और बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है. इट इज 25 to 35% है उन लोगों का. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7%. हमारा ग्रोथ रेट 7% है, मतलब 100 रुपया का अगर हम लोग बनाते थे पिछले साल तो इस साल 107 रुपया का बना रहे हैं. ठीक है, इतना तो इन्फ्लेशन भी हो जाता है. प्याज 100 रुपया किलो था तो 107 रुपया किलो अगला साल बिकेगा. ठीक है, या गोल्ड का तो छोड़ ही दो. तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 7 to 8% है, तो इससे हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. 7% इज नेग्लिजिबल, है ना. पैसे में गिनते हैं ना हम लोग. टोटल वैल्यू 100 रुपया आ रहा था, 107 रुपया आ रहा है भाई. इतना तो बैंक में पैसा रख देंगे ना तो 5-6% में 105-106 रुपया हो जाएगा. तो फिर से जाके तुम प्याज खरीदोगे, बोलेगा नहीं 107 रुपया हो गया. ठीक है, तो 7% इज नॉट एट ऑल ए ग्रोथ. द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, देखो टारगेट क्या किया है हम लोग 12%, कि भैया 12% करके हर साल उगना, हम लोग को ग्रो करना है. सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%. 2003 से ऐसा हो रहा था, हर साल 9 से 10% से हम लोग बढ़ रहे थे. फिर भी हम लोग को ठीक लग रहा था कि हाँ सही है. विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का पॉलिसी सही बना हुआ था बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री वाला लोग भी मेहनत कर रहा था और गवर्नमेंट भी अच्छा पॉलिसी बना के दे रहा था, लो भाई कर सको तो कर लो. ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव द टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, 10 काउंसिल बना लीजिए, सब आईएएस लोग को बैठा दीजिए, अंदर मंथन करते रहिए. ग्राउंड पे अगर मेहनत नहीं किए तो फिर ऐसे भी नहीं होने वाला है. तो बोलता है ये सब ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग एक कमेटी भी बनाए हुए हैं, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल. बट इससे भी क्या फायदा हो रहा है सबको पता है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में तो थोड़ा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा पीछे हम लोग है. इनफैक्ट कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, लेट देम ट्राई, है ना. हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, जब बड़े होंगे तो शायद सॉल्यूशन निकाल लेंगे. उम्मीद करते हैं बड़ा होके हम लोग इंडिया का ही फोन यूज कर रहे होंगे. इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब लोकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. ठीक है, तो इंडस्ट्री का लोकेशन में बहुत सारा चीजें मायने रखता है. वन ऑफ द चीजें क्या है कि भैया रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ मिल रहा है. अब झारखंड में मिलेगा आयरन एंड ओर, तो झारखंड में इंडस्ट्री आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे बड़ा, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा टिस्को है ना, वो वहीं पे था. टाटा आयरन स्टील कंपनी झारखंड में ही था. अब उसके बाद दूसरा बात ये होता है कि वो जो रॉ मटेरियल निकलेगा ना वो जाएगा कहाँ, मार्केट, वो बिकना कहाँ पे है. अब मार्केट बहुत दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा. तो ये सब कुछ हम लोग को आकलन करना पड़ता है. फिर देखना पड़ता है कि भैया जहाँ इंडस्ट्री बैठा रहे हैं वहाँ पे लैंड सस्ता है कि नहीं, तो इंडस्ट्री वाला लैंड बेचारा रेंट ही भरता रहेगा. फिर देखेगा इलेक्ट्रिसिटी है ना, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है. फिर देखेगा सिक्योरिटी है, ऐसा तो नहीं नक्सलाइट लोग आएगा इंडस्ट्री उड़ा देगा.
बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बट हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर मेनली पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, हम लोग यही वाला फैक्टर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। हम लोग ये नहीं मानेंगे कि हम लोग इंडिया स्पेसिफिक से पढ़ रहे हैं कि नक्सलिज्म भी एक प्रॉब्लम है ना। क्या आईएएस के पेपर पास कराना भी एक प्रॉब्लम है सारे टेबल से, है ना। हमारे को क्या बोला जाता है, इसको रेड टेपिज्म बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स टर्म्स है बहुत सारा इंडिया में। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, लोकेशन बोला बहुत कॉम्प्लेक्स है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल। देखो बोल दिया कि रॉ मटेरियल कहाँ हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तो भैया डिस्को वहीं होगा। सस्ता लेबर है आसपास, तो वेस्ट बंगाल में बहुत सस्ता लेबर है, यूपी में बहुत पॉपुलेशन है, सस्ता लेबर होता है, बिहार में सस्ता है। कैपिटल है, पैसा है वहां किसी के पास, अब बाहर वाला नहीं आ रहा है तो अंदर वाला या फिर इंडिया गवर्नमेंट के पास हो, किसी के पास तो पैसा होना चाहिए। फिर पावर है, पावर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, पता चलेगा 6 घंटा पावर कट है, क्या करेंगे, पूरा वर्कर्स को बैठाए रहो, अब फिर पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट फैक्टर इज मार्केट, एटसेट्रा, मतलब एटसेट्रा लिख दिया, ऑब्वियसली और फैक्टर्स भी है। इट इज रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है भाई इंडिया में तो खासकर। कंसिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लो कॉस्ट। लो कॉस्ट में भाई सब अवेलेबल कोई करा देना तो मजा आ जाए। कोई भी सीएम बोलता है ना कि आ जाइए यहाँ पे हम ये सब दे देंगे आपको आराम से, तो सब चल जाएगा भाई, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता है। आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। अर्बनाइजेशन क्या बोलता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे एक इंडस्ट्री बैठा, अब इंडस्ट्री में काम करेंगे 500 लोग, अब वो 500 लोगों के लिए क्या बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। उस 500 लोगों का बच्चा होगा, बच्चों के लिए क्या बनेगा, स्कूल बनेगा। और फिर उसके बाद स्कूल बनने के बाद यहाँ पे जो इंडस्ट्री में गुड्स होगा उसके लिए क्या बनेगा, अच्छा रोड बनेगा, कॉन्क्रीट रोड बना। फिर घूमने के लिए क्या बनाएंगे, पार्क उर्क बना देंगे। फिर मार्केट डेवलप करेंगे, भैया इतना सारा लोग है, कहीं तो जाके खाई पिएगा, खर्चा करेगा, इंडस्ट्री स्टेशनरी डेवलप होगा, सब सारा मार्केट डेवलप होगा। और ऐसा डेवलपमेंट, इतना सारा मार्केट और ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बड़ा बड़ा मॉल बनेगा, सब कुछ बनेगा, ऐसे वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दो तरह का इंडिया होता है। बड़े शहर को हम लोग अर्बन इंडिया बोलते हैं, रूरल इंडिया में बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको रूरल बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है मतलब रूरल और अर्बन का। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कोई पूछा कि हाउ कैन यू से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैन यू प्रूव या फिर जस्टिफाई दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, बता देंगे भाई, इंडस्ट्री आएगा तो बहुत कुछ आएगा साथ में। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स, अब सिटी के पास क्यों जनरली बहुत लोग होता है कि भाई इतना कौन डेवलप करेगा, एक बड़ा सा शहर है ना, उसके पास अगर थोड़ा भी रॉ मटेरियल मिल रहा है, मार्केट तो है ही इसमें बेचने के लिए सामान, तो भैया यहीं पे बना लो इंडस्ट्री। तो बोलता है क्या है, सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग भी है, उसको लोन चाहिए, बैंक वहां बैठा हुआ है। इंश्योरेंस सर्विसेज है कि भैया आपका चोरी वोरी होगा, कोई बॉम्ब छोड़ाएगा तो हम पैसा दे देंगे, आप इंश्योरेंस करा लीजिए, है ना। ट्रांसपोर्ट वहां पे है, रोड अच्छा बना हुआ है तो होगा ही, है ना, रेलवे सब होगा। लेबर होगा क्यों, क्योंकि जनरली शहर में बाहर से लोग आते हैं काम करने। कंसल्टेंट्स होंगे, कंसल्टेंट्स मतलब फिनेंशियल कंसल्टेंट्स, ये होगा भाई, कौन टैक्स भरेगा ना, कोई कौन झंझट लेगा, सारा मालिक थोड़ी लेगा जो इंडस्ट्री बैठा रहा है। एंड फिनेंशियल एडवाइस वगैरह सब मिलेगा। तो इसीलिए सिटी खींचता है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है तो वो सिटी बनने लगता है वो इलाका। तो सिटी और इंडस्ट्री हैंड इन हैंड चलते रहता है। मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द, ठीक है, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं सेट अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, tend to come together to make the use of advantages offered by the urban centers known as agglomeration। बाबा रे बाबा, हेवी वर्ड है। क्या होता है एग्लोमरेशन मतलब, एग्लोमरेशन मतलब होता क्या है, एग्लोमरेशन मतलब होता है इकट्ठा होना। तो इकट्ठा हो गया ना, बहुत सारा चीज इकट्ठा हो गया, बैंक भी वहीं पे है, मार्केट भी वहीं पे, अच्छा रोड, ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं जो सामान पहुंचाने को रेडी है, ट्रक उरक वाले लोग सब वहीं पे है। तो वो बोलता है क्या, इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स, इसलिए अर्बन सेंटर्स को प्रेफर करने लगता है लोग। अगर रॉ मटेरियल फैक्टर नहीं हो ना, रॉ मटेरियल जनरली कहाँ मिलता है, इंटीरियर पे कहीं मिल गया, बहुत सारा खजाना मिल गया कि भाई यहाँ कोल निकल रहा है, यहाँ बॉक्साइट एल्यूमिनियम हो जाएगा, नहीं तो ये लोग जाए ही नहीं कभी इंटीरियर में। ये लोग सब लोग क्या चाहता है कि भाई यहाँ सब कुछ मिल रहा है, यहीं पे रहो। ग्रेजुअली लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस, धीरे धीरे सारा इंडस्ट्री आने लगेगा करके उसी इलाके में कि भाई यहाँ तो सब कुछ है, तो इसी को एग्लोमेरेशन बोलते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वे लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड। पहले तो इंडस्ट्री कैसे बैठाते थे कि हम लोग पता था इंडिया में तो कोई खरीदेगा नहीं, और पहले
अंग्रेज लोग बनाता था, ठीक है। तो अंग्रेज लोग बनाएगा तो फिर इंडिपेंडेंस के समय वो लोग कहाँ बनाएगा, वो लोग कलकत्ता में बनाएगा भाई, पानी के रास्ते में सस्ता से जहाज से पहुंचा देता था फॉरेन। मुंबई में बनाएगा, चेन्नई में बनाएगा, यही तीन है ना मेन। देखो दिल्ली भी नहीं लिखा हुआ, काहे कि उन लोगों को भैया पता था कि सी कोस्ट में भाई हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत सही रहता है। कंसिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल, है ना। तो बोला जाता है कि भैया इतने बड़ा बड़ा शहर डेवलप हो गए और थोड़ा सा 4 किलोमीटर बाहर चल जाओ शहर में, यहाँ गरीबी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर लोग है, सारा एग्रीकल्चर हिंटरलैंड्स है यहाँ पे, समझ गए, एग्रीकल्चर जो लोग कर रहे हैं। तो अब देखो क्या है इंडस्ट्री मार्केट का क्या लिंकेज है, इनपुट्स क्या क्या लगेगा तुमको भैया रॉ मटेरियल चाहिए। मान लो कि इंडस्ट्री का बात करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, उसको क्या चाहिए, Fe चाहिए, आयरन। उसके बाद एन अदर कंपोनेंट पार्ट्स मतलब आयरन इंडस्ट्री में और कुछ लग रहा है, सपोज तुमको लग रहा है कॉपर लग रहा है, ठीक है, सपोज तुमको निकल उकल लग रहा है जो स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाने के काम आएगा, कार्बन लग रहा है, तो ये सारा कुछ एक जगह मिलेगा, तब कंपोनेंट पार्ट्स बोल सकते हैं उसको। या फिर तुम इस आयरन को यूज करके ऑटोमोबाइल बनाना चाह रहे हो, है ना, तुम मारुति सुजुकी का फैक्ट्री वहीं बैठाना चाह रहे हो, तो वहां पे टायर से लेकर सब कुछ चाहिए तुमको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे क्या होता है, रॉ मटेरियल्स, फिर होता है पैसा, लेबर, है ना, लेबर कैपिटल, ये सब आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो लिखा हुआ लैंड, लेबर, कैपिटल, जमीन भी तो चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है कि भाई कोई बिजनेस करने का कलेजा तो रखे, हिम्मत तो रखे, कोई बिजनेसमैन है वहां से ढंग का, अदानी अंबानी टाइप लोग है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है हर वो चीज जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल एक अच्छा रोड होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटी होना चाहिए, है ना, इंश्योरेंस, और फिनेंशियल एडवाइजर वाला कंपनीज होना चाहिए, सीए वाला लोग होना चाहिए, टैक्स भर दे, इन सबको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक तो ये सारा इनपुट्स हुआ, उसके बाद गुड्स बन जाएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट, फिर फैक्ट्री तक ले जाएंगे, जो फैक्ट्री इनको यूज करेगा, फिर उससे एक प्रोडक्ट बन के आएगा, वो प्रोडक्ट को फिर ट्रांसफर करोगे, फिर वहां ले जाके बेचोगे कहीं जहां मार्केट है, ठीक है, और मार्केट से फिर कमाई होगा, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इससे भी कमाई होगा, ठीक है। और क्यों ये सारा कुछ हुआ है, उसको भी तो पैसा मिल रहा है, जो सब कुछ निकाल रहा है, सब कुछ यूज कर रहा है, तो मनी से रिलेटेड है, मनी लग भी रहा है और मनी यहाँ से जनरेट भी हो रहा है। तो देख रहे एक साइकिल बन गया है, कैसा साइकिल बन गया है, खतरनाक सा, ठीक है। तो द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन, एक मिनट, इसको अपन अभी थोड़ा और एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, होपफुली इट्स विजिबल, यस। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, बोला सब कुछ यही फैक्टर है ना, कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया क्या है भैया, पैसा, तो सबसे सस्ता जहां पड़ेगा वहीं चल जाएगा लोग, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बोला, लेकिन उसके बाद और चीजें भी फैक्टर थोड़ा सा होता है, तो की फैक्टर तो पैसा है ही। गवर्नमेंट का पॉलिसी भाई वहां पे पता चला स्टेट गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रहा है, बोलता नहीं नहीं हम 15% टैक्स लेंगे, काहे को, वो भी तो पैसा वाला फैक्टर हो गया। फिर बोला जमीन ही नहीं देगा, कहां से लगा दोगे इंडस्ट्री, जमीन ही नहीं दे रहा है तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड मतलब स्किल सेट होना चाहिए ना वैसा, वहां पे तुम इंडस्ट्री बैठा दियो और किसी को उससे आयरन से स्टील बनाना ही नहीं आ रहा है या फिर मशीन चलाना ही नहीं आ रहा है, क्या करोगे तुम ऐसे लेबर का, तुमको स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए, ठीक है। इट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है, तो ये रहा सेंटर पे इंडस्ट्री लगा देते हैं, तो इस इंडस्ट्री को कौन कौन इन्फ्लुएंस करेगा कि कहाँ लगेगा, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, एक बार जो बन गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना कॉस्ट लगेगा, सर मार्केट में पहुंचाना है ना, तो जिसमें ट्रांसपोर्ट सब होता है मिला गुला के। रॉ मटेरियल कि आयरन अगर है तो भैया दिल्ली में फैक्ट्री बना दी हो और झारखंड से मंगा रहे हो तो इसको मंगाने में बहुत पैसा लगेगा, यहाँ लग रहा था 20 रुपये पर केजी, यहाँ आते आते हो गया 80 रुपया, खत्म। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, अब सस्ता लेबर नहीं हुआ, लैंड नहीं हुआ, है ना, टैक्स सस्ता नहीं हुआ, तो काहे को वहां इंडस्ट्री लगाओगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर तुमको जमीन मिल रहा है 1 लाख रुपए का महीना का और झारखंड में मिल रहा है 10,000 रुपये का, तो तुम सबको टटोलोगे ना भाई। इससे अच्छा तो झारखंड में लेबर सस्ता है, वहां लैंड सस्ता, वहीं बनाएंगे, आके यहाँ दिल्ली में ट्रांसपोर्ट करके बेच देंगे, लास्ट पॉइंट पे से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट द साइट, अब इस साइट पे भाई बेनिफिशियल भी है कि नहीं है ना, कि साइट में सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी है कि नहीं, है ना। फिर एंटरप्रेन्योर सोच रहा है कि नहीं वहां जाएंगे कि नहीं, किसी को मन ही नहीं कर रहा झारखंड जाने का, नहीं नहीं हम वहां नहीं जा रहे हैं, कौन संभालेगा वहां जाके, हम वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस वहां पे भी डिफीट हो रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके।
तो यहां तक तो हम लोग देख चुके थे कि आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होना चाहिए, और आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना क्या था, पैसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था। आज एक अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टेक्निक सीखने वाले हैं, है ना, लेट मी कॉल इट एज रिव्यू मेकिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कोई भी चैप्टर को, बड़े से बड़े चैप्टर को छोटे में कैसे समा देना है, ठीक है, रिव्यू मेकिंग टेक्निक। तो जैसे अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा, पहला 2 पेज पढ़ा, पहला 2 पेज में ना अपने को टॉपिक नंबर वाइज लिखना है, एंड दीज नंबर शुड ऑलवेज बी 1 2 3 4, ताकि हमारे ब्रेन को वो याद रहे कि कितने नंबर्स या टॉपिक्स हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला टॉपिक अगर पहले पेज में बात करें तो हमारे लिए था इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग कभी भी पूरा नहीं लिखेंगे, क्यों, ये हमारे लिए कि 5 मिनट में अगर हम लोग को चैप्टर रिव्यू करना है या रिवाइज करना है तो हम लोग फटाफट ये लिखने का कोशिश करेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या सीखा है, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास 4 पॉइंट था, ये ब्रेन पे चलना चाहिए। अब ये 4 पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्री, भाई अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि भाई ये जो है, अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा तो मशीन बनेगा, और क्या होगा, मॉडर्नाइज हो जाएगा, क्या, एग्रीकल्चर अपना हो जाएगा मॉडर्नाइज, तो एग्रीकल्चर को फायदा है। दूसरा, एग्रीकल्चर वाले लोगों को जॉब मिलेगा, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, बिजनेसेस बनेंगे, सब सर्विसेज बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्शरी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो डायरेक्ट सेकेंडरी सेक्टर में ऐसे भी जॉब मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर तो बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले पेज में बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर हम लोग को बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी का साइन है। इंडस्ट्री अगर डेवलप होता है, हम लोग देखे थे कि ब्रिटेन में हुआ था, है ना, 19th सेंचुरी के मिड 19th सेंचुरी में हुआ था। तो बोला जाता है कि अगर आपको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीजें अगर हटाना है तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यही रीजन है कि हम लोग पीएसयू बैठाए थे इंडिपेंडेंस के बाद, और ये अपना क्या, एक और क्या गोल था इसमें, रीजनल डिफरेंशिएशन या रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने का, ठीक है। ऐसे ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे सिर्फ हम लोग, देखो कितना फास्ट लिख पाएंगे बाद में, बट हमारे ब्रेन में चलेगा। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट वाज मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको नंबर भी दे सकते हो कि पहले वाले में 4 हमारा इंपॉर्टेंट था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में 4 चीजें हम लोग को सिखाया गया। थर्ड, हम लोग को सिखाया गया कि भैया मैन्युफैक्चरिंग वाला लोग का ना वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम लोग क्या कमाई करेंगे, डॉलर की कमाई करेंगे, यही डॉलर हमारे को बाकी सब चीजें खरीदने के काम आएगा। फिर हमें पता चला कि भाई और क्या इंपॉर्टेंट है, और मैन्युफैक्चरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रॉ मटेरियल का दाम अगर 10 रुपए है, रॉ मटेरियल का दाम अगर 10 रुपए है, तो फाइनल गुड बनने के बाद 100 रुपए का हो जाता है। तो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन, तो मान लो तुम रॉ मटेरियल बनाते रहते थे, पूरा इंडियन वाला लोग 9 रुपए बनाते रहता, तो लोग बोलेगा नेशनल इनकम कितना है, 10 रुपया। लेकिन अगर वो कपड़ा बनाता, है ना, और 100 रुपए में बेचता, तो बोलता है मेरे पास कितना का ट्रांजेक्शन या कितना कमाई होता है, 100 रुपए का कमाई होता है, ठीक है, या फिर ट्रांजेक्शन होता है, बढ़ गया ना 10 गुना। तो रॉ मटेरियल वैल्यू एडिशन देखता है। दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग को सिखाया कि भाई ये हम लोग ना एक पेज में लिखने का कोशिश करते हैं, ये गोल होता है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, ठीक है। तो कोई कंट्रीब्यूशन का बात करें मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा सेकंड टॉपिक था, ठीक है। तो हम लोग को पता है पूरा इंडस्ट्री का 27% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग वालों का सिर्फ 17% है, और 10% किन लोगों का है, अपना वो वाला कौन सा, माइनिंग, क्वेरिंग, है ना, ये वाला माइनिंग क्वेरिंग था, ये सारे चीजें हमारा था 10% का कंट्रीब्यूशन में। और क्या होता है इसमें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, डैम वूम लगा के गैस प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ये सारा अपना ये 10% में आता है। तो लेकिन ये जो बनाने वाला चीज है, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो इंडस्ट्री है, वो अभी भी सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर इसमें हम लोग को एक बात सिखाया है कि पता है तुम्हारा 17% है, ईस्ट एशिया वाले लोग का 25 से 30% है, ठीक है, इसका हम लोग बात भी किए थे। फिर हम लोग को फिर से सिखाया है इसमें तीसरा पॉइंट कि ये जो लास्ट डिकेड है ना, लास्ट डिकेड में हम लोग, ये सब देखो पॉइंटर्स है और फैक्ट्स भी, लास्ट डिकेड में हम लोग 7% से ग्रो कर रहे हैं, हम लोग कन्विंस नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 12% का। इसके लिए हम लोग क्या क्या बैठाए हैं, हम लोग कुछ 2003 के बाद थोड़ा मेहनत भी किए, 2003 के बाद थोड़ा मेहनत किए, और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल भी बैठाए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तुम और क्या लिख सकते हो कि भैया हम लोग क्या क्या किए हैं, तो तुम करंट टाइम पे लिख सकते हो मेक इन इंडिया,
ठीक है। 2003 के बाद हमारा बुक क्या बोलता है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल हम लोग बैठाए थे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में ये काम आ सकता है कि भैया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्या क्या किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग को थर्ड पार्ट क्या सिखाया, इंडस्ट्री का लोकेशन। भैया कौन कौन है इंडस्ट्री का लोकेशन को है ना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसको तो हम लोग एक लाइन में ही हटा सकते हैं कि हम लोग को पता है कि सारा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कि भैया रॉ मटेरियल सस्ता होना चाहिए, प्रोडक्शन जो कर रहे हैं ना हम लोग वहां पे कॉस्ट सस्ता आना चाहिए। अब उसका एक रीजन हो सकता है कि लेबर सस्ता है, लैंड सस्ता है, तो इसमें सब कुछ आ गया। लेकिन एक बार हम लोग जब बना लिए सामान तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन भी तो सस्ता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है कि रोड अच्छा हो भैया, वहां पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले हो, रेलवे हो तो अच्छे सस्ते में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई चीजें और चीजें होता है तो वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्लो चार्ट में हम लोग को इतना ही दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग ये सब बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी, चीप लेबर, तो ठीक है वो प्रोडक्शन में आ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में ये सब होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपना क्या है, फोर्थ पॉइंट अपना है इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देख रहे हो कितना कम लिख रहे हैं, बट एक मैप बनेगा ब्रेन में कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंपॉर्टेंस पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, 4 फैक्टर है। नेशनल इनकम में कितना है तो नंबर वाइज नंबर गेम यहाँ पे खेल लिए। फिर लोकेशन को कौन करता है, तो ये लग रहा है छोटा टॉपिक है, हाँ ठीक है इतनी समझ आ रही है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये हो सकता है हम लोग को थोड़ा बड़ा फील हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है भाई वो तो काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम लोग संभाल लिए तो संभाल लिए। फॉर एग्जांपल इस चौथे नंबर पॉइंट पे भी हम लोग 4 पॉइंट बनाएंगे, तो 4 हमारे लिए बड़ा अच्छा नंबर हो गया अब इस चैप्टर में। कैसे अच्छा नंबर हो गया, यहाँ पे भी देखो 4 चीज लिख दी हमने, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ पे भी 4 चीज है, कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम 27%, 25 से 30% ईस्ट एशिया वालों का है। लास्ट डिकेड में हम 7% से ग्रो कर रहे थे, अब लेकिन हमारा ये टारगेट है। फिर 4 पॉइंट किए, सुमेली ऊपर भी 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट रूल अगर हम लोग बनाते रहे तो हम लोग को याद रहेगा। फर्स्ट 4 पॉइंट, चारों में 4-4 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में सबसे पहला क्या आया था हमारा, रॉ मटेरियल में बेस्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल बेस्ड में सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहला एग्रो बेस्ड। तो इसको फिर से हम लोग एरो दे सकते हैं, एग्रो बेस्ड पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वर्सेस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड में हम लोग को क्या पता है कि शुगर, कॉटन, है ना, सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक वाला जो भी याद आ रहा है वो लिख दो, यहाँ पे काम बन जाएगा। और मिनरल्स में मेटल्स और नॉन मेटल वाला जो भी याद आ रहा है वो लिख देना, आयरन, स्टील, है ना, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीन कोई बना रहा है वो भी इसमें आएगा, है ना। ये सारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। तो दीज आर रॉ मटेरियल बेस्ड। पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकंड, रोल, मेन रोल। अब मेन रोल मतलब क्या होता है, हो सकता है बहुत सारा इंडस्ट्री तुम पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे सप्लाई पे डिपेंडेंट है, तो तुम्हारा क्या हो गया, की इंडस्ट्री। दूसरा इंडस्ट्री क्या होता है, डायरेक्ट यूज। भाई उस इंडस्ट्री में जो बन रहा हो डायरेक्ट जाके हम लोग यूज कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल शुगर मिल का शुगर हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, कहीं नहीं जाना है। लेकिन की इंडस्ट्री कौन होता है, जनरली मिनरल वाला। आयरन स्टील जो है साहब वो तो बहुत सारे इंडस्ट्री में जाएगा, है ना। बजाज वाले इंडस्ट्री में जाके वो क्या बनाएगा, अपना स्कूटर बनाएगा, है ना। मारुति सुजुकी के पास जाके 4 व्हीलर बनाएगा। वैसे ही बहुत सारा मशीन और भी बनना है, हाईटेक मशीन प्रोडक्शन वाला, तो ये सब आयरन स्टील काम आता है। ठीक है, क्लियर। फिर हम लोग का आता है कैपिटल इंडस्ट्री। कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा। ज्योग्राफी में कैपिटल मतलब या इकोनॉमिक में मतलब क्या होता है, पैसा होता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग को ज्यादा बताया नहीं, तो ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। इसमें बस स्मॉल स्केल बताया, वो भी बोला कि ये टाइम बाय टाइम इसका बैरियर चेंज होता है। ठीक है, स्मॉल, माइक्रो, मीडियम ये सब क्लासिफिकेशन है। लार्ज लेकिन ये हमारे बुक में दिया नहीं, तो हमारे ज्यादा मतलब का नहीं है। बोला लार्ज क्लासिफिकेशन के हिसाब से 1 करोड़ तक जिसका है टर्नओवर, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हम लोग को समझ में आया कि भाई ये छोटा हो गया है, लेकिन क्या पॉइंट नंबर 4 छोटा होगा ओनरशिप के बेस्ड में? नहीं सर, ओनरशिप के बेस्ड में ये छोटा नहीं होगा। तो इसमें याद रखना है, इसमें हमारा पॉइंट नंबर 4 में थोड़ा बड़ा चल गया है, 5 तक चल गया है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, पब्लिक, मतलब पूरा गवर्नमेंट ओन। जैसे हम लोग PSU शुरू में खोए थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो हम लोग को पता है इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, भेल, सेल वगैरह। और फिर दूसरा क्या आएगा, ऑब्वियसली पूरा गवर्नमेंट, तो पूरा प्राइवेट। तो प्राइवेट का क्लासिक एग्जांपल क्या है अपना, टिस्को, और कोई भी कंपनी आसपास जो प्राइवेट वाला है सबका बात बता दो, पतंजलि। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, दोनों का मिक्सिंग, ज्वाइंट सेक्टर, प्राइवेट भी मिल गया, पब्लिक भी मिल गया। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल कितना है, OIL दिया हुआ है इसमें, ऑयल इंडिया लिमिटेड,
हमारे बुक में है, हम लोग दिल्ली मेट्रो का भी दे सकते हैं। इनफैक्ट अभी जितने रोड्स बनते हैं ना वो पीपीपी पार्टनरशिप पे बनते हैं। पीपीपी एक नया टर्म है, फैंसी टर्म है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, दैट इज ज्वाइंट। प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट होता है ना। ऐसा मानते हैं कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई है तो कौन है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बोलते हैं भाई तुम पब्लिक तो हो, पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक तुम्हें वोट करके ला रही है, तो एक्चुअली तुम पब्लिक का ही बातों को रखते हो एक स्ट्रक्चर तरीके से। उसके बाद एक देखा गया एक और मॉडल है कोऑपरेटिव, जिसमें बहुत सारा इंसान लोग मिलके आके ये बनाता है। तो बहुत सारा इंसान में कौन हो सकता है, जो रॉ मटेरियल बना रहा है वो भी हो सकता है, ठीक है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है या फिर प्रोड्यूस ही कर देता है, फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोड्यूस ही कर दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये सारे प्लस लेबर, है ना, हो सकता है सब लोग मिलके आए, अपना अपना पैसा इकट्ठा किए, लाख लाख रुपया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते थे। बहुत जगह हम लोग पढ़े हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत आगे बढ़ रहा है। शुगर इंडस्ट्री में पढ़ोगे, शुगर इंडस्ट्री आगे क्या बढ़ रहा है, साउथ में ना सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत डेवलप हो गया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या, लोग पैसे जमा कर करके अपना शुगर का इंडस्ट्री खोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल अमूल होता है। हमारे बुक में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर इंडस्ट्री वाला ही दिया हुआ है कि शुगर इंडस्ट्रीज में ऐसा बहुत चल रहा है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में बोला जाता है शुगर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है। उसका रीजन क्या है, एक रीजन ये भी है कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज और कॉपरेटिव्स बहुत डेवलप हो रहा है, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज बल्क और वेट ऑफ रॉ मटेरियल के दम पे, ठीक है, ओके, ये यहां नहीं आएगा। दिस इज फिफ्थ पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 4 हो गया। रॉ मटेरियल कितना बल्क है मतलब भारी है कि हल्का है। अब भारी क्या, कुछ नहीं याद आ रहा है तो ये तो याद आएगा ही, ठीक है। ये तो भारी वाला होता है, हेवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसको, हेवी इंडस्ट्रीज। और लाइट इंडस्ट्रीज भी होते हैं। लाइट फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री जो सिर्फ बल्ब बना रहा है, तो कितना हल्का है भाई, बहुत हल्का है। तो जनरली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है लाइट इंडस्ट्रीज में आता है। देखो यहां तक पूरा आज ओवरव्यू हो गया, ठीक है। दिख रहा है, ये 2-2 मिनट 3-3 मिनट बस सुबह शाम 2 बार 3 बार लिख लो, 3-4 दिन तक सब याद हो जाएगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अच्छा कुछ नहीं था सर, पहले था इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 4 पॉइंट हम लोग लिख देंगे, भैया डॉलर कमाते हैं, ये सब होता है। फिर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है भैया, परसेंटेज में बताना पड़ेगा। फिर लोकेशन, कहाँ इंडस्ट्री जाना चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। फिर क्लासिफिकेशन में 4th नंबर पॉइंट पे 5 पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। ओनरशिप में 4 पॉइंट है, तो 4 हमारा एक फेवरेट नंबर है। यहाँ पे भी ओनरशिप के बेस में 4 पॉइंट्स है, तो याद नहीं आएगा तो समझ जाना कि अरे 4 पॉइंट था, जरूर मेरे को कुछ मिस हुआ है। पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव, ठीक है, क्लियर, जहां तक कोई दिक्कत। अब हमारा आगे जो चैप्टर है, ठीक है, आगे दिखा देते हैं थोड़ा सा। आगे जो चैप्टर है दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, यहां से लेकर यहां तक सब पढ़ लिए हैं। अब हमारा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अब ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो तुम देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन था, टेक्सटाइल, कॉटन, शुगर, जो भी याद आ रहा है अपने फाइबर्स वाला एक तो वही होगा, ठीक है, जूट होगा। तो ये देखो एक चीज कि अल्टीमेटली अब चैप्टर कहां एक्सपैंड होने वाला है, चैप्टर किस रास्ते पे निकल रहा है, चैप्टर इस रास्ते पे निकल रहा है। ये रास्ता दिख रहा है, ये वाला रास्ता है चैप्टर अपना रहा है। अब इसमें से इनको समझाना शुरू करेगा, फिर इनको समझाएगा, लास्ट में पॉल्यूशन पढ़ाएगा और चैप्टर खत्म कर देगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉटन इंडस्ट्री पे, भाई शॉर्ट नोट्स लिखें, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बताएं, ठीक है। तो लेट अस राइट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री के बारे में भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं, 5 नंबर इसको दे देते हैं। देखो कैसे एकदम काम करता है। तो कॉटन इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड, तो 5 नंबर अपना टॉपिक है इस चैप्टर में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो क्लियर कट दिख रहा है ना। बहुत सारा टाइप ऑफ इंडस्ट्री हम लोग 4th नंबर पॉइंट में किए, उसमें भैया एक एग्रो बेस्ड और कौन था, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी था, है ना। उसको हम लोग फिर एग्रो बेस्ड को पढ़ना शुरू करेंगे। और एग्रो बेस्ड में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा पेज कवरेज वाइज है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो कितना ब्यूटीफुली हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी संभालेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट आएगा डेटा, ठीक है, डेटा आएगा। फिर सेकंड पॉइंट अपना आएगा प्रोसेस, इसमें लिख देते हैं प्रोसेस, ठीक, कि भैया कौन कहां से क्या बनता है ये सिखाया गया। तीसरा हिस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्या है भाई, हम लोग शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं, शुरू से हीरो है हम लोग, ठीक है। फिर आता है लोकेशन, कहां बैठाना बहुत सही होगा, कहां पे ये इंडस्ट्री को ले जा करके बैठा दो बहुत सही होगा। फिर आएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है। और फिर आएगा भैया इस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, आगे हम लोग कहां बढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे है कि नहीं रास्ते पे है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका भागीदारी है 14%, ठीक।
टोटल इंडस्ट्री में कितना था जीडीपी में 27%, उसमें 17% मैन्युफैक्चरिंग का था और मैन्युफैक्चरिंग में भी 14% इसका है। कितने लोग इसमें काम करते हैं? बुक वाला लिखता है 35 मिलियन, हम लोग को पता है दिस इज इक्वल टू 3.5 करोड़। अगर याद नहीं रहता है किसी को मिलियन तो करोड़ में याद करो। 3.5 करोड़ लोग, समझ रहे, 100 करोड़ में 3.5 करोड़ लोग को टेक्सटाइल वाला लोग पना दिया हुआ है ना, ऑलमोस्ट 4% हो गया। लेकिन 100 करोड़ में सबको सब जॉब थोड़ी खोज रहा होता है, नहीं खोज रहा होता है ना, सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन एक बड़ा एज के बाद 18 के बाद, ठीक है, तो 120 भी है मान लो, फिर भी काफी अच्छा है, 4% से ज्यादा 4% आ रहा है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन का बात कर ले तो मान ले कितने हैं, 50% लोग चाहता है जॉब, तो कितना करोड़ जाता है, 60 करोड़ लोग चाहता है कि जॉब मिले, तो ये कितना परसेंट हो गया, 8%, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बाद बोला जाता है सबसे ज्यादा इसी का कंट्रीब्यूशन है। फिर कोई पूछा कि भाई जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग बोलेंगे 4%। कोई बोला फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर में कमाई कितना है, एक्सचेंज है ना, डॉलर में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, टोटल डॉलर जो कमाते हैं 25%। आंखें खुल गई कि मतलब ये जो तेल उल खरीदने का पूरा पैसा आता है वो सारा इसका कंट्रीब्यूशन है, 25% इसका है। सोना वोना खरीदते हैं, सब में डॉलर खर्चा होता है। इतना सारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है टेक्सटाइल में, उस पर बहुत ज्यादा दारोमदार है। एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल ही दारोमदार है, ठीक है, दिख रहा है। जीडीपी में भी 4% है, अच्छा खासा है। अब प्रोसेस की बात करते हैं, तो देखो प्रोसेस में बुक तो गिनिंग नहीं दिया हुआ है। गिनिंग क्या होता है, जब तुम्हारा कॉटन तुम पेड़ से तोड़ोगे ना, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बीज होंगे, है ना। इस बीज को निकालने को हम लोग बोलते हैं गिनिंग। तो गिनिंग जनरली स्पेसिफिकली नहीं समझाया हुआ है, लेकिन वर्ड यूज है, ठीक है। तो हम लोग को पहला प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, इसका प्रोसेस में अगर बोले तो सबसे पहले फाइबर, इससे है ना ऐसे ऐसे करके देखे, बहुत सारे लोग दिया का बाती बनाते रहता है, ऐसे 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 करके निकाल लेता है उसमें से फाइबर्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग कॉटन से क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। फाइबर्स बन गया ना, तो मान लो 2 पतले पतले थ्रेड, उसको ट्विस्ट करके ना थ्रेड बनाते हैं। तो तुम कोई एक थ्रेड लाओगे घर में खरीद के, है ना, कोई एक थ्रेड अगर घर में खरीद के लाए तो उसमें फूक करके देखना, तुमको छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रैंड्स दिखेंगे, उस स्ट्रैंड्स को फाइबर बोलते हैं, ठीक है। उसको ऐसा लगेगा ट्विस्टेड किया हुआ है, गौर से देखना उस थ्रेड को, लगेगा ट्विस्टेड किया हुआ है। इसीलिए उसको ट्विस्टिंग जो करके हम लोग थ्रेड बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग से बेसिकली अपना बना क्या, स्पिनिंग से अपना बना यान। हम लोग जो आम भाषा में थ्रेड बोलते हैं ना, दुनिया उसको बोलता है यान, ठीक है। तो फाइबर्स को ऐसे 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 ट्विस्ट करके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रैंड बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई थ्रेड, वही हम लोग यूज करते हैं। अब तो सबको पता है थ्रेड से क्या बनाते हैं, घर में भी लोग क्या कर लेते हैं, थ्रेड से कुछ ना कुछ सील लेते हैं, है ना। अब वूल है, वूल भी तो एक तरह का थ्रेड है ना, यान है, और उससे हम लोग क्या बना देते हैं, पूरा स्वेटर बना देते हैं। ये कलाकारी सबको आता है। वैसे गांधी जी बोलते थे भैया अपना थ्रेड में चरखा और का यूज करके अपना कपड़ा उपड़ा बना लो, ठीक है। तो स्पिनिंग के बाद अपना क्या आएगा, वीविंग। इसको क्या बोलते हैं, वीविंग, कि दो से ज्यादा थ्रेड को ऐसे ऐसे डिजाइन भी दिखता होगा, बहुत सारे कपड़ों में तुमको दिखता है अंदर में ऐसा ऐसा डिजाइन, इसको वीविंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थ्रेड्स मिला मिला के, ठीक है। यान क्या है, बस ऐसे ऐसे वाले थ्रेड है। फाइबर्स क्या है, ये छोटे से एकदम छोटे छोटे थ्रेड है। इसको मिला दोगे दो दो लोग को मिला दोगे तो अपना क्या बनेगा, यान बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का क्या बन रहा है, वीविंग, कपड़ा बना लिए। अब कपड़ा बनाने के बाद उसमें और क्या क्या कर सकते हैं भाई, तुम दुकान जाते हो किसी में, बहुत लोग कच्चा कपड़ा खरीदते हैं, बोलते भैया पैंट शर्ट का कपड़ा दे दीजिए मुझे। तो कपड़ा करने के बाद कर क्या सकते हैं, तो कपड़ा पसंद नहीं आएगा उनको, है ना, क्यों, क्योंकि ये कॉटन से बना है, ये सब सफेद सफेद सा दिखेगा। तो उनको क्या करेंगे, पहले डाई करेंगे। तो दुकानदार बोलेगा भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कि मेरे को डाई करके दो, है ना, तब मैं लूंगा, नहीं क्योंकि पसंद नहीं आता है किसी को। ये डाई कपड़ा वाला तुम खरीद लिए और फिर तुम ले जाओगे किसके पास, टेलर के पास। टेलर उसका क्या करेगा, गारमेंट्स बनाएगा। तो गारमेंट्स के शॉप्स हम लोग देखते हैं अपने मार्केट में। गारमेंट्स मतलब एक्चुअली क्या होता है, पूरा स्टिच्ड किया हुआ कपड़ा, स्टिच किया हुआ फाइनल कपड़े को बोलते हैं गारमेंट। तो डाइंग और ये वाला मेथड दोनों मिला के हम लोग, गारमेंट्स वाला मेथड है, वैल्यू एडिशन हो रहा है कपड़े में। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये 10 रुपया किलो पे निकला होगा, 10 रुपया प्रति केजी पे कॉटन निकला होगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते तुम्हारा जीन्स का कपड़ा कितने रुपए किलो हो, सॉरी किलो तो छोड़ो, हाँ वैसे किलो वाइज भी बोल सकते हैं, दिल्ली वगैरह में किलो वाइज भी मिलता है ना, 700-800 रुपया हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। यही शुरू में सिखा रहा था कि वैल्यू एडिशन करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यही सिखा रहा था कि डॉलर कमाई करता है, सिखा था ना, यही कमा रहा था कि जॉब करता है, एग्रीकल्चर वालों की इनकम सपोर्ट देगा सेकेंडरी और टर्शियरी में जॉब करवा के, ठीक है। फिर बोला था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा। 4 पॉइंट बताया था।
यही सब चीजें तो बता रहा था। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री पे क्या है भैया कि हम लोग को पता है कि 19th सेंचुरी 1850 के अराउंड स्वेज कैनाल भी खुल गया था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो गया था। अब हमारे पास वहां पे मशीन हो गया। अब मशीन से टक्कर कैसे ले, वो सस्ता कपड़ा लाने लगे, हमारे सारे छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन मिल्स, ठीक है, सब हमारा इंडस्ट्री ठप बैठने लगा। लेकिन फिर हमारा आया संजीवनी, क्या आया, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। उसमें उन लोग जो अपना जितना इंडस्ट्री होता था ना, बेसिक इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट कर देता था वार से रिलेटेड चीजें बनाने में। जैसे उसी से रिलेटेड कोई बुलेट प्रूफ कपड़ा बना रहा है तो नॉर्मल कपड़ा बना ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो फाइबर इंडस्ट्री है वो इस समय बूम कर गया। ठीक है, तो इस समय बूम हो गया। यही रीजन था कि हमारा टिस्को भी 1907 में जो फॉर्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 18 आते आते बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। कौन? टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर पे बैठा हुआ था टाटा में। ठीक है, अब टाटा भी बोलते उसी को, जमशेदपुर भी बोलते उसी जगह को। दिख रहा है, दिख रहा है, बूम हो गया हमारा। तो हम लोग हिस्टोरिकली यहाँ पे खुश हो गए। ठीक है, लेट मी चेक देयर इज अनदर पॉइंट और नॉट। तो अब एक दिक्कत क्या था, पावर लूम वर्सेस, इसमें एक दिक्कत क्या याद रखना है, पावर लूम आ गया था। पावर लूम क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, वर्सेस हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है, ऐसे ऐसे टक 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 मारने पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टिचिंग मशीन तुम देखोगे पैर से चलता था पहले। अब स्टिचिंग मशीन देखे तो तुम प्लग लगाते हैं लोग और टक 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 अपने आप चलता है। तो जो प्लग लगा के इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा उनको पावर लूम बोलते हैं। हैंडलूम क्या हुआ, हाथ से चल रहा था भाई। अरे पानी का नल देख लो, पहले हाथ से चलाते थे। अभी भी जो सार्वजनिक गवर्नमेंट वाला जो नल लगे होते हैं कहीं कहीं, है ना, उसमें हाथ से चलाना पड़ता है, पंपिंग करना पड़ता है। बट मैक्सिमम लोग जो घर पे यूज करते हैं उस पर मशीन लगा के पुलिंग करते हैं पानी का। ठीक है, कोई दिक्कत। वर्ल्ड वार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसमें एक डेटा और है, 1854 में फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में बैठा था। मुंबई में बोल सकते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल, मतलब जरूर और खुले होंगे, बंद हो गए होंगे। हमें सक्सेसफुल बोला याद रखो तो हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, अब लोकेशन का बात करते हैं। तो लोकेशन में वेस्ट इंडिया बड़ा सुटेबल था। अभी बताता हूं क्यों, अभी बताते हैं क्यों, है ना। और ये आज भी सुटेबल है, लेकिन ये आज सिर्फ एक ही चीज का हब बन के रह गया है। क्या चीज का? यान प्रोडक्शन का। यान मतलब थ्रेड बनाना। थ्रेड बनाने का प्रोडक्शन अभी भी वेस्ट इंडिया में चल रहा होता है। ठीक है, आई थिंक इंडिया तो हमें पता ही है। यहाँ पे अपना कॉटन का एग्लोमेरेशन है, बहुत सारे है। पहले इंडस्ट्री भी यहीं पे होते थे। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया था। इंडस्ट्री भी यहीं पे होते थे। अब इंडस्ट्री ना पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। अब रीजन क्या था? एक, पहले ये जो सारे प्रोडक्शन होते थे, एक तो ब्लैक सॉइल वाला इलाके में प्रोडक्शन होगा, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं। तो ब्लैक सॉइल कौन से इलाके में? इसी इलाके में है। दूसरा बात, ब्लैक सॉइल में प्रोडक्शन हो रहा है तो यहीं पे यान बनता था। ठीक है, तो दूसरा बात, वहां पे उस समय फॉरेनर लोग का सब कुछ चलता था 19th सेंचुरी वगैरह में, तो उनको पोर्ट लोकेशन चाहिए था कि भैया हम लोग सस्ता में यहाँ से हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तीसरा पता है, एक और नेचुरल फैक्टर भी था, ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। पोर्ट के पास क्या होता है, चिपचिपा क्लाइमेट नहीं होता, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। कोई भी सी कोस्ट के पास अगर कोई लोकेशन है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। ये कैसे एडवांटेजियस था, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बड़ा छोटा सा लॉजिकल बात है। कैसे एडवांटेजियस था? अरे भाई, अगर थ्रेड सूखा हुआ होगा ना, तुम मशीन चलाओगे, कट कट टूट रहा होगा, और जितनी बार टूटेगा मशीन रुकता है, फिर उसको जोड़ते हैं लोग। जोड़ने का तरीका होता है सप्लाइसिंग वगैरह बोलते हैं लोग इनको। ठीक है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट वाज बेनिफिशियल। तो अब तुम बोलोगे कि सर आज वीविंग चारों तरफ क्यों फैला है? रॉ मटेरियल यान तक तो समझ गए, चलिए यान बन रहा है। यान को भी तो जब वीविंग करेंगे तो टूटेगा सब तरफ। तो अभी वीविंग देखिए हम लोग चारों तरफ फैला हुआ, और इनफैक्ट सबका अपना अपना स्पेशलिटी, हर तरह के लोग अलग अलग तरह का कपड़ा आज प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजर जैसे स्किन के लिए आया है ना, वैसे मॉइस्चराइजर आर्टिफिशियल इनमें लगा देते हैं ये लोग। ठीक है, बोला था इंडिया में बहुत ज्यादा स्पिंडल है। स्पिंडल क्या होता है पता है? लटाई। स्पिंडल क्या होता है? लटाई। लटाई क्या होता है? तो लटाई चरखी, बहुत लोग चरखी बोलते हैं। तो पतंग जब उड़ाते हो तो जिसमें धागा बनता है ना, तो वैसे ही ये जो अपना थ्रेड बनेगा ना इनका, तो ऐसे करके एक स्पिंडल होता है जिसमें थ्रेड ऐसे 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 लपटाते रहता है। ऐसे मानो डंडा है, फिर थोड़ा सा चौड़ा सा इलाका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और उसमें ऐसे ऐसे थ्रेड बनते रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे थ्रेड बनते रहेगा, ये मोटा होते रहेगा। तो बोलता है स्पिंडल इंडिया बहुत है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि इंडिया का यान बहुत तगड़ा है। इनफैक्ट इतना तगड़ा है कि जापानीज वाला लोग भी हम लोग से खरीदता है। लेकिन ओवरऑल बात करें कि बाकी एक्सपोर्ट भी होता है क्या कपड़ों का? यहाँ फाइनल गुड देखे थे ना, फैब्रिक बना हुआ, फैब्रिक बोलते हैं उसको। ठीक है, फैब्रिक तक भी ज्यादा होता है। तो फैब्रिक हमारा उतना नहीं होता है, लेकिन यान में ऑलमोस्ट 25% वर्ल्ड का यान हम ही लोग देते हैं, लेकिन फैब्रिक में सिर्फ 4% देते हैं। मतलब हमारा क्या दिक्कत है? हमारा जरूर वीविंग इंडस्ट्री में बहुत दिक्कत है। वीविंग मतलब जिससे फाइनल कपड़ा बनेगा, ऐसा वाला पार्ट। ठीक है, वो हमारा मशीन हाईटेक नहीं है। मशीन लो ग्रेड का, उसको अपग्रेडेशन चाहिए। जैसे फोन को अपग्रेड चाहिए होता है सॉफ्टवेयर को, वैसे हम लोग को अपग्रेडेशन करने की बहुत जरूरत है। क्लियर?
ठीक है। फिर लोकेशन के बारे में क्या पढ़े हम लोग, यार्न का लोकेशन मोर और लेस इसी वेस्ट इंडिया में है ना, यहीं पे कॉटन होता है, लेकिन फैब्रिक प्रोडक्शन हमारे इंडिया में चारों तरफ फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट में उतना हम लोग बहुत ज्यादा बाजी, हम लोग बहुत ज्यादा जीत नहीं पाए एक्सपोर्ट वाला पार्ट को फैब्रिक में, है ना। वर्ल्ड वाले भी बहुत अच्छा अच्छा फैब्रिक बना रहे हैं, हम लोग 4% सिर्फ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं फाइनल फैब्रिक को। जो यार्न है, जो थ्रेड बना है, वो हम लोग काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 25% ऑफ द वर्ल्ड का थ्रेड हम ही लोग दे रहे हैं दुनिया को, ले भाई ले लो। तो बोला जाता है स्पिंडल इंडिया में बहुत ज्यादा है, स्पिंडल वाला ऑपरेशन, स्पिंडल्स बहुत ज्यादा, स्पिंडल्स मतलब जिसमें यार्न लपेटाता है, तो इसको टोटल गिन करके एनसीईआरटी ने बता रखा है, इतना इतना स्पिंडल है हमारे पास, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है, एक बार प्रॉब्लम को समरी लिख देते हैं। एक तो हम लोग को पता चल गया भैया मशीन अपग्रेडेड नहीं है, मशीन अपग्रेड करो भाई, अपग्रेड कर दो मशीन को। दूसरा स्किल्ड, लो स्किल्ड लेबर है, लो प्रोडक्टिविटी है हमारे लेबर्स का, बहुत अच्छा स्किल्स नहीं है ना, लो स्किल्ड लेबर है। तीसरा पावर लूम, जो जो लोग लगाएगा, जो फास्ट प्रोडक्शन करना है अगर इसका फैब्रिक का, तो पावर लूम चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए। लेकिन भैया हमारे यहाँ पता है ना पावर सप्लाई का क्या हिस्सा है, पावर सप्लाई हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक चौथा नया, ये 4 पॉइंट बार बार आ जाता है, एक चौथा नया भी हमारे पास आया है, क्या, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। तो क्लास 8 में पढ़े थे ना सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक, उसमें पढ़े थे कि भैया टेरिलीन जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है कॉटन के लिए, रेयन जो है एक सब्स्टिट्यूट है ना। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत सारा हम लोग डेवलप कर लिए हैं, अब वो सस्ते में मिल रहा होता है, इनफैक्ट उनमें क्रीच उरीच भी नहीं दिक्कत होता है। कॉटन वाले फैब्रिक में क्या होता है, क्रश हो जाता है, लेकिन जो सिंथेटिक वाला होता है उसमें क्या, क्रश नहीं होता, ये तो एक पहचान है। तो मेंटेनेंस फ्री, एक ही बार पहन लिया फिर अगले दिन पहन लिया, कोई नहीं बोल रहा कि क्रश है तुम्हारा कपड़ा, ठीक है। सिमिलरली और भी बेनिफिट्स है, सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे कलर्स उसमें चढ़ पाते हैं, डाइंग, कॉटन में उतना सारा डाइंग उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना सिंथेटिक में कलरफुल हो सकता है। क्लियर, ठीक है, डन, यहां तक सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगला पार्ट तभी आएगा जब यहां तक का डिमांड बढ़ेगा कि भाई यहां तक बहुत सही समझ में आया था, अब थोड़ा सा पार्ट कवर और करना है, आप कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।